हेलो नमस्कार, जय हिंद साथियों। मैं उमाशंकर गुप्ता आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल श्री रमय अकेडमी में। साथियों, आज के इस सेशन में हम लोग संघ की कार्यपालिका का एक महत्वपूर्ण अंग संघीय मंत्री परिषद पर विस्तार से चर्चा करेंगे। इससे पहले की सेशन में हम लोगों ने प्रधानमंत्री को देखा था, जो कि संघ की कार्यपालिका का महत्वपूर्ण अंग है। एक चीज मैं इसमें ऐड कर रहा हूं, वास्तविक संघ की कार्यपालिका का वास्तविक अंग। साथियों, इसमें कौन कौन आएगा? एक तो प्राइम मिनिस्टर आएगा और मंत्री परिषद आएगा पूरा। ठीक, मंत्री परिषद के अंतर्गत ही प्रधानमंत्री आता है। परिषद ये वास्तविक अंग है। क्यों है? क्योंकि जो विधायिका के द्वारा कानून बनाए जा रहे हैं वह कार्यपालिका के द्वारा क्या किए जा रहे हैं? लागू किए जा रहे हैं। तो रियल में कौन लागू करेगा? ये मंत्री परिषद ही तो लागू करेगी, प्राइम मिनिस्टर एंड उनकी मंत्री परिषद। इसलिए इसे वास्तविक अंग कहते हैं। किसकी? कार्यपालिका की। ये आपको ध्यान देना है। ठीक, तो आज इसको हम लोग देखेंगे। लोकतंत्र के 4 स्तंभ में हम लोगों ने कार्यपालिका को स्टार्ट किया है, जिसमें राष्ट्रपति आ चुका है, उपराष्ट्रपति आ चुका है, प्रधानमंत्री हमने लास्ट सेशन में देखा। आज हम लोग मंत्री परिषद पर चर्चा करेंगे। विधायिका संसद भी मैं बहुत जल्दी लाने वाला हूं, फिर न्यायपालिका पर भी चर्चा करेंगे। ठीक, तो भाग 5 राज्य व्यवस्था की भाग 5 संघ में जो संघ की कार्यपालिका है उसके अंतर्गत मंत्री परिषद को आज पढ़ेंगे। मंत्री परिषद, संघीय मंत्री परिषद। ठीक, यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। मैंने क्या बोला? वास्तविक अंग। किसका? कार्यपालिका का। वास्तविक कार्यपालिका इसे कहा जाता है। इसे आप लोग नोट कर लोगे। जो संघीय मंत्री परिषद है इसको और प्रधानमंत्री को साथ में वास्तविक कार्यपालिका कहते हैं। वास्तविक कार्यपालिका कहते हैं। ठीक है, संसदीय व्यवस्था की बात कर रहे हैं तो हमारे संसदीय व्यवस्था में वास्तविक प्रमुख कौन है? लास्ट सेशन में बताया था, प्रधानमंत्री हैं, जो कि हमारे मंत्री परिषद के मुखिया हैं। ठीक, और जो नाम मात्र के प्रमुख हैं वह हैं राष्ट्रपति। ठीक, रियल पावर्स किनके पास है? प्रधानमंत्री के पास है। बाकी नाम मात्र की जो शक्ति है वह राष्ट्रपति के पास है। क्लियर? अब मंत्री परिषद से संबंधित जो भी अनुच्छेद हैं वह सिर्फ 2 ही हैं, जो कि हमने प्रधानमंत्री में पढ़ा है। रिवीजन कर लो, अनुच्छेद 74 और अनुच्छेद 75। आर्टिकल 74 और आर्टिकल 75। जो मंत्री परिषद की गठन की बात है, मंत्री परिषद की गठन से संबंधित जो प्रावधान है वह आर्टिकल 74 है। ठीक, आर्टिकल 74 के तहत मंत्री परिषद की गठन की जाती है, जो कि राष्ट्रपति की सहायता हेतु बनाई जा रही है, राष्ट्रपति को सलाह देने हेतु बनाई जा रही है। क्या इतनी बात समझ में आ रही है? ठीक, 75 में क्या किया जा रहा है? नियुक्ति। किसकी नियुक्ति? प्रधानमंत्री व उनकी मंत्री परिषद की। और यह नियुक्ति किसके द्वारा की जाएगी? तो हमारे राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी। क्या इतनी बात क्लियर है? तो 74 में गठन का प्रावधान, 75 में नियुक्ति व कुछ अन्य प्रावधान भी 75 के अंतर्गत आते हैं। ठीक, तो ये सारे प्रावधान हो गए। सिर्फ 2 ही हैं, 74 और 75 मंत्री परिषद के अंतर्गत। अब नियुक्ति की बात करें तो नियुक्ति सेम जो हमने प्रधानमंत्री में पढ़ा। क्या? अनुच्छेद 75(1), अनुच्छेद 75 के पहले प्रावधान में दिया हुआ है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है और मंत्री परिषद जो भी मंत्री गण बनाए जा रहे हैं उनकी नियुक्ति भी राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी और जो सलाह दिया जाएगा वो प्रधानमंत्री के द्वारा सलाह देकर राष्ट्रपति के द्वारा मंत्री परिषद का गठन किया जाएगा, उनकी नियुक्ति की जाएगी। तो नियुक्ति हो गया। ठीक, कि प्रधानमंत्री व मंत्री परिषद सभी की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है, जो कि हमारे संविधान के अनुच्छेद 75(1) में दिया हुआ है। अब योग्यता की बात करें तो योग्यता हमने प्रधानमंत्री में भी पढ़ा
कि संविधान के कोई भी अनुच्छेद या संविधान के किसी भी प्रावधान में यह निश्चित नहीं किया गया है कि प्रधानमंत्री व उनकी मंत्रिपरिषद की योग्यता क्या होनी चाहिए। क्लियर नहीं दिया हुआ है कोई प्रावधान में। तो क्या होना चाहिए? तो मैंने आपको बताया था कि जब लोकसभा का चुनाव होता है तो लोकसभा में जो बहुमत दल होता है उसका जो लीडर है वह प्रधानमंत्री के लिए एलिजिबल होता है, उसकी योग्यता मतलब प्रधानमंत्री उसी को बनाया जाएगा। ठीक, तो जो बहुमत दल का नेता है हमारा, बहुमत दल उसका नेता जो है उसी के पार्टी से जो भी चुने जाएंगे, मंत्री परिषद बनाई जाएगी, वह उस प्रधानमंत्री के द्वारा ही चुनी जाएगी या प्रधानमंत्री व अन्य कुछ व्यक्तियों के द्वारा उनकी लिस्ट बनाई जाएगी और उस लिस्ट को राष्ट्रपति के पास भेजी जाएगी। राष्ट्रपति की अनुमति के बाद सभी लोग मंत्रिपरिषद का पद धारण कर लेंगे, उनको फिर शपथ दिलाई जाएगी और वो अपना कार्य निर्वहन करना चालू कर देंगे। क्या क्लियर है? तो योग्यता में देखेंगे कि राज्यसभा या लोकसभा किसी का सदस्य होना जरूरी है। दो सदन है हमारे पास संसद में एक सदन है लोकसभा और एक सदन है राज्यसभा। अगर इन दोनों में से किसी भी सदन का अगर वह सदस्य है तो उसे मंत्री पद दिया जा सकता है। जरूरी नहीं है कि लोकसभा का ही मेंबर हो, जरूरी नहीं है कि सिर्फ राज्यसभा का ही मेंबर हो, दोनों में से किसी भी सदन का अगर वह सदस्य है तो वह मंत्री परिषद में मंत्री का पद धारण करने की योग्यता रखता है। क्या इतनी बात क्लियर है? क्या सर किसी ऐसे व्यक्ति को हम लोग मंत्री बना सकते हैं जो लोकसभा या राज्यसभा का सदस्य ना हो? तो बिल्कुल बना सकते हैं। प्रधानमंत्री चाहें तो किसी भी व्यक्ति को मंत्री बना सकते हैं, परंतु उसमें एक कंडीशन अप्लाइड है। क्या? कि उस व्यक्ति को जो लोकसभा या राज्यसभा में सदस्यता हासिल नहीं कर पाया है, उस व्यक्ति को मंत्री पद देने के बाद 6 माह के अंदर अंदर उसे चुनाव लड़ना पड़ेगा किसी क्षेत्र से और जीत हासिल करनी पड़ेगी। कहने का मतलब है 6 माह के अंदर उसे लोकसभा या राज्यसभा किसी एक सदन का सदस्य बनना अनिवार्य है। अगर वह सदस्यता प्राप्त नहीं कर पाता है तो उसकी मंत्री पद से हटा दी जाएगी। समझ रहे हो? उसका मंत्री पद उसे छोड़ना पड़ेगा। तो वह संसद के किसी भी सदन का सदस्य होना चाहिए, पहली कंडीशन है योग्यता में। ठीक, अब यहां पे किसी ऐसे व्यक्ति को मंत्री नियुक्त किया जाता है जो संसद का सदस्य नहीं है तो 6 माह के अंतर्गत उसे किसी भी सदन की सदस्यता को लेनी पड़ेगी। और वो कैसे होगा? किसी क्षेत्र से उसे चुनाव लड़ना पड़ेगा। क्लियर? आगे देखते हैं। कार्यकाल, पदरिक्ति व शपथ। क्या होगा कार्यकाल प्रधानमंत्री का या मंत्रिपरिषद का? तो मैंने आपको बताया था जिस दिन मंत्रिपरिषद शपथ ग्रहण करती है उस दिन से लेकर के अगले लोकसभा चुनाव तक का जो समय काल है वह समयावधि ही उनका कार्यकाल कहलाती है, जो कि 5 वर्ष का होता है। क्या इतनी बात समझ में आ रही है? ठीक, 5 वर्ष का समय इनको कार्यकाल के लिए हम लोग बोल सकते हैं, शपथ ग्रहण से लेकर के अगले लोकसभा चुनाव तक। अगर बीच में किसी विपक्ष के द्वारा लोकसभा राज्यसभा में इन पे अविश्वास प्रस्ताव के द्वारा अगर पार्टी को, बहुमत दल को गिरा दिया जाए, मतलब सरकार को गिरा दी जाए, तो हम कह सकते हैं कि उनका कार्यकाल वहां पे खत्म हो गया। ठीक है, इसलिए हमारे संविधान में कहीं पर भी यह चीज नहीं दिया गया है कि उनका कार्यकाल कितना होगा। ठीक है, ठीक, मेन क्या है? 5 वर्ष है। और 5 वर्ष के अलावा आप लोग याद रखोगे कि जिस दिन उन्होंने शपथ ग्रहण किया था उससे लेकर के अगले लोकसभा चुनाव तक। चलिए देखते हैं। मंत्रिपरिषद तब तक अपने पद पर बना रहता है जब तक कि लोकसभा बहुमत प्राप्त रहता है। तो यहां पे मंत्री किसी को भी बनाया जा सकता है,
तो किसी को भी बनाया जा सकता है, तो कभी भी हटाया भी तो जा सकता है ना। मान लेते हैं कि प्रधानमंत्री किसी व्यक्ति को रेल मंत्रालय प्रोवाइड किया, अगर उनका काम अच्छा रहा तो वह पूरे कार्यकाल तक बने रहेंगे, परंतु कोई उनसे बेहतर व्यक्ति है या उनका कार्यकाल जो भी चल रहा था उसमें उनका काम थोड़ा सा डिस्टरबेंस था, तो उनको हटाया जा सकता है, उनकी जगह किसी और को रिप्लेस किया जा सकता है। तो कार्यकाल कुछ फिक्स नहीं होता है। ऐसा भी कह सकते हो कि राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत तक उनका कार्यकाल होता है। राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत तक उनका कार्यकाल होता है। यह जो बात संविधान में रखी गई है वह अनुच्छेद 75(2) के अनुसार रखी गई है। इस प्रावधान को 75(2) में रखा गया है। ठीक, प्रधानमंत्री का किसी मंत्री में जब तक विश्वास है तब तक वह अपने पद को धारण किए रहता है। कहने का मतलब है सब कुछ डिपेंड करता है किस पे? प्रधानमंत्री पे। रियल पावर किसके हाथ में है? प्रधानमंत्री के हाथ में है। तो जब तक प्रधानमंत्री खुश हैं वह मंत्री पद पर धारित रहेगा और वह जब चाहे किसी को भी हटा सकते हैं। इसके अलावा अगर किसी भी मंत्री की मृत्यु हो जाती है या फिर वह खुद त्यागपत्र दे देता है या राष्ट्रपति द्वारा हटाया जाता है या किसी अन्य कारण की वजह से वह इसकी संसद की सदस्यता खत्म हो जाती है, तो इन सभी कारणों से भी उसका मंत्री पद खत्म हो जाएगा। ठीक, अब शपथ की बात करते हैं। कार्यकाल हो गया, पद रिक्ति हो गई, शपथ की बात करते हैं। तो मैंने कल की लास्ट क्लास में भी मैंने ये बताया था कि अनुसूची 3 जो हमारे संविधान में अनुसूचियां दी हुई है 12, उन 12 अनुसूचियों में जो हमारी तीसरी अनुसूची है वह शपथ से संबंधित है। अब शपथ ग्रहण कौन कराएगा मंत्रिपरिषद को? तो राष्ट्रपति। प्रधानमंत्री को किसने कराया था? राष्ट्रपति। तो राष्ट्रपति सभी मंत्रियों को उनके पद की शपथ दिलाता है और गोपनीयता का शपथ दिलाता है। गोपनीयता का शपथ क्यों दिला रहा है? क्यों? क्योंकि कई मंत्रियों के पास देश से संबंधित ऐसे मुद्दे हैं, ऐसे खुफिया न्यूज या खुफिया डेटा है जो कि किसी से शेयर नहीं कर सकते। ठीक, जैसे कि मान लेते हैं कि रक्षा मंत्रालय है। ठीक, अब रक्षा मंत्रालय में जो मंत्री होगा उससे तीनों डिफेंस जो है हमारी थल सेना, जल सेना, वायु सेना, तीनों से संबंधित सभी जानकारियां होंगी, है ना। और ये जानकारियां देश की हित के लिए होती हैं। अगर इसकी जानकारी किसी अन्य देश को पता चल जाए तो हमारे देश के लिए सुरक्षा खतरे में पड़ सकता है। ठीक है, तो क्या है यहाँ पे? गोपनीयता का शपथ, मतलब आपको अपने पद पर रहते सारी चीजें गोपनीय रखनी पड़ेंगी। इस चीज की शपथ राष्ट्रपति दिलाता है मंत्रियों को। क्या इतनी बात क्लियर है? ठीक, मंत्रिपरिषद का आकार, कितना आकार होगा? कहने का मतलब है कितने मंत्रियों को बनाया जा सकता है। ठीक, आप लोगों को पता है कि लोकसभा में 545 लोग चुने जाते हैं। ठीक है, लोकसभा के सदस्य 545 चुने जाते हैं। ठीक, इनमें से कितने लोगों को मंत्री बनाया जा सकता है इसकी बात कर रहा है, मतलब इसके आकार की बात कर रहा है। तो साथियों, मूल संविधान में ऐसा कोई प्रावधान नहीं था कि कितनी आकार होनी चाहिए मंत्रिपरिषद की, कितने लोगों को गठित किया जा सकता है मंत्रिपरिषद में। मूल संविधान में नहीं था, पर बाद में दिक्कतें चालू हुई। तो आपको यहां पे याद रखना है 91 संविधान संशोधन के बाद जो कि 2003 में हुआ, इसमें इस चीज को ऐड किया गया कि टोटल सदस्य का 15%, टोटल सदस्य का 15% मंत्रिपरिषद बना सकते हैं, उससे अधिक नहीं बना सकते। ठीक, तो अगर इसका 15% आप निकालते हो तो लगभग 75-80 तक का आंकड़ा पहुंचता है। इतने 75 से 80 मंत्रियों को मंत्री पद दिया जा सकता है, इससे अधिक नहीं दिया जा सकता। क्लियर है? अभी कुछ 60-65 इतने मंत्री होते हैं टोटल। ठीक, तो हमारे आकार की जब बात करेंगे मंत्रिपरिषद में तो आप लोग याद रखोगे 15% से अधिक मंत्रिपरिषद नहीं हो सकते हैं। और इसे कब ऐड किया गया है? 2003 में।
किस संशोधन के द्वारा? तो 91 संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा इसे ऐड किया गया है। ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाएगा आप लोगों के एग्जाम के लिए। ठीक, आगे देखो, उत्तरदायित्व। जो मंत्री परिषद बनाई गई है उसके कुछ उत्तरदायित्व होंगे। उत्तरदायित्व, यहां पे कंफ्यूजन आपको पैदा होगा कि उत्तरदायित्व किसके प्रति। ठीक, तो अगर सामूहिक वर्ड आएगा, सामूहिक रूप से, तो मंत्री परिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होंगे, और अगर व्यक्तिगत रूप से अगर उत्तरदायित्व की बात करेगा तो राष्ट्रपति के प्रति। क्या इतनी बात समझ में आ रही है कि जो मंत्री परिषद में एक मंत्री अगर बात करते हैं, एक मंत्री व्यक्तिगत रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होगा? तो राष्ट्रपति के, व्यक्तिगत रूप से। ठीक, और अगर लोकसभा में अगर सामूहिक रूप से बात करें तो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगा। सामूहिक रूप से मतलब सभी मंत्री सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी हो रहे हैं? तो लोकसभा याद रखोगे, वर्ड लोकसभा ही याद रखोगे। ठीक, संसद नहीं। और व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति। किस अनुच्छेद के तहत? 75(2) के तहत राष्ट्रपति के प्रति, 75(3) के तहत लोकसभा के प्रति। ये सामूहिक रूप से है और ये व्यक्तिगत रूप से है। मैं बार बार बोल रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चंस आ चुके हैं, कंफ्यूजन पैदा होता है। ठीक, तो ये आप लोग याद रखना, मंत्री परिषद का सामूहिक तथा व्यक्तिगत उत्तरदायित्व। ठीक, मंत्री परिषद के कुछ कार्य व अधिकार हैं, फटाफट देख लो कि जो भी मंत्री जो मंत्रालय ग्रहण करेगा उसकी देखरेख करेगा, उससे संबंधित महत्वपूर्ण निर्णय लेगा जो कि आम जनता के प्रति हितकारी होगा। क्लियर? राष्ट्रपति की सलाहकारी संस्था, ये मंत्री परिषद क्या कहलाती है? राष्ट्रपति की सलाहकारी संस्था कहलाती है। तो राष्ट्रपति को सलाह देने का कार्य ये मंत्री परिषद करेगी। जो सलाह मंत्री परिषद देगी राष्ट्रपति उसके लिए बाध्यकारी होगा। तो मैं इसीलिए तो बोल रहा हूं, रियल पावर किसके अंतर्गत है? हमारे प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद के अंतर्गत ही तो है सारी रियल पावर, है ना। राष्ट्रपति तो सिर्फ नाम मात्र का शक्ति लिए हुए हैं। ठीक, तो संसद के किसी सदन में अगर या फिर संयुक्त बैठक में, मतलब यहां पे बात कर रहे हैं कि मंत्री जो है, जो भी मंत्री है वह किसी भी सदन में वह बैठ सकता है, बोल सकता है। या तो संयुक्त बैठक हो रही है 108 के तहत, अनुच्छेद 108 के तहत संयुक्त बैठक हो रही है, या संसद के किसी भी समिति में बोलने और उसकी कार्यवाही में भाग लेने की उसे पूरी अधिकार दी गई है। ठीक, परंतु मतदान वह कहां कर सकता है? यह इंपॉर्टेंट है। मतदान वह कहां कर सकता है? तो जिस सदन का वह सदस्य होगा वही मतदान दे सकता है। सर नहीं समझ में आया? देखो साथियों, लोकसभा है, राज्यसभा है। ठीक, मान लेते हैं एक सदस्य है लोकसभा का, वह दोनों जगह बैठ सकता है, लोकसभा में भी बैठ सकता है, राज्यसभा में भी बैठ सकता है, परंतु जब मतदान की बात आएगी किसी भी मुद्दे में तो वह सिर्फ लोकसभा में ही मतदान कर सकता है, राज्यसभा में नहीं। परंतु अपनी बात रखने का हक है दोनों सदनों में या किसी भी समिति में। ठीक, या संयुक्त बैठक में। संयुक्त बैठक मतलब लोकसभा राज्यसभा को एक साथ बिठाया गया है। ठीक, संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? कमेंट सेक्शन में फटाफट कमेंट करके बताओगे, संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? ठीक, चलिए अगला है किचन कैबिनेट। साथियों, ये जो वर्ड किचन कैबिनेट है यह काफी बाद में प्रचलित हुआ। क्यों, ऐसा क्या हुआ इसके में? तो देखो, बहुत सारे ऐसे मुद्दे होते हैं इंपॉर्टेंट जो त्वरित बहुत जल्दी उस पर एक्शन लेना होता है। तो सरकार क्या करती है? सरकार मतलब प्रधानमंत्री व उसकी मंत्री परिषद, वो क्या करती है? प्रधानमंत्री बैठे और 2-3 इंपॉर्टेंट मंत्री को एक साथ बिठा करके डिस्कशन किया और उस पर कार्य करना चालू कर दिए। तो ये जो छोटा रूप है मंत्री परिषद का, बहुत स्मॉलेस्ट रूप, इसी को क्या बोलते हैं? किचन कैबिनेट बोलते हैं। और किचन क्यों जोड़ा गया? क्योंकि ये किसी भी मंत्री के घर, प्रधानमंत्री के घर, कहीं पे भी बैठ के ये कैबिनेट बनाई जा सकती है। चाय नाश्ता पानी पे भी करते करते, खाना वाना खाते, अगर सरकारी कार्य में ये लोग मीटिंग कर रहे हैं तो वो किचन कैबिनेट ही कहलाएगी। ठीक, तो यह एक संविधानेतर
एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। कहने का मतलब है संविधान में इसका कहीं पर भी उल्लेख नहीं है। कोई भी संविधान का प्रावधान ऐसा नहीं है जो कि किचन कैबिनेट को एक्सप्लेन करता हो। तो यह संविधानेतर बॉडी है। ठीक, संविधान में कहीं भी इसका उपबंध नहीं है। यह कैबिनेट मंत्री के समूह का एक छोटा उपसमूह है। ये मैं आपको बता रहा हूं, जो प्रधानमंत्री के साथ मिलकर महत्वपूर्ण मुद्दों पर विचार विमर्श करता है तथा त्वरित निर्णय लेता है। क्या क्लियर है किचन कैबिनेट? ठीक, आगे मंत्रिपरिषद बनाम मंत्रिमंडल। सर अभी तक हमने मंत्रिपरिषद पढ़ा, मंत्रिमंडल क्या होता है? तो मैंने क्या बोला था, लगभग 60-70 मंत्रिपरिषद होते हैं। ठीक, तो मंत्रिपरिषद 3 चीजों से बना है। मंत्रिपरिषद और मंत्रिमंडल। ठीक है, समझो इसे। मंत्रिपरिषद बड़ा रूप है और मंत्रिमंडल उसका छोटा रूप है। ठीक, यह एक बड़ा निकाय है जिसमें 60 से 70 मंत्री होते हैं। 60 से 70 मंत्री, जो मैंने 15% वाला आंकड़ा आपको बताया था कि कुल सदस्य, लोकसभा के कुल सदस्य का, ठीक, 15%। ठीक है, तो इसका आंकड़ा अभी प्रेजेंट में 60 से 70 लगभग मंत्री हैं जो कि मंत्रिपरिषद पद को ग्रहण किए हुए हैं। ठीक, लेकिन यहां मंत्रिमंडल की बात करेंगे तो यह लघु निकाय है जिसमें 15 से 20 महत्वपूर्ण मंत्री होते हैं। जितने महत्वपूर्ण मंत्री जो हैं, जैसे गृह मंत्रालय हो गया, रक्षा मंत्रालय हो गया, ये जो महत्वपूर्ण मंत्रालय हैं, यह किसके अंतर्गत आते हैं? मंत्रिमंडल के अंतर्गत आते हैं। क्या क्लियर है इतनी बात? ठीक, अब मंत्रिपरिषद जो है 3 श्रेणियों में बना होता है। कौन कौन सा? एक तो होता है कैबिनेट के मंत्री जो भी हैं, दूसरा राज्य मंत्री, और तीसरा है उप मंत्री। इन तीनों को क्या बोलते हैं साथ में? मंत्रिपरिषद। ठीक, लेकिन मंत्रिमंडल में सिर्फ कैबिनेट मंत्री होते हैं, सिर्फ कैबिनेट मंत्री। क्लियर? ठीक, तो क्या होते हैं कैबिनेट मंत्री, क्या होते हैं राज्य मंत्री, क्या होते हैं उप मंत्री? तो इसे आप लोग समझो। कैबिनेट मंत्री जिनके पास मंत्रालय के सभी निर्णय लेने के हक हैं, उनको ये सारी चीजें प्रोवाइड की जा रही हैं कि आप अपने मंत्रालय में सारे कार्य कर सकते हो और सारे निर्णय ले सकते हो। मतलब निर्णय लेने की पूरी इसमें छूट दे रखी है, पूरी शक्ति दे रखी है। ठीक, वहीं पे जो राज्य मंत्री हैं, यह कैबिनेट मंत्री से थोड़ा नीचे आते हैं। सिर्फ कागजी तौर पर इनको शक्तियां दी गई हैं। क्यों? क्योंकि जब भी कोई भी डिसीजन लिया जाता है किसी महत्वपूर्ण काम पर जो देश के हित में है, उसमें राज्य मंत्री को तो बुलाया ही नहीं जाता। कैबिनेट मंत्री सारे मिलकर के ही उस कार्य को अंजाम देते हैं और डिसीजन ले लेते हैं। परंतु साथियों, कैबिनेट मंत्री और राज्य मंत्री के जो वेतन भत्ते हैं वह लगभग बराबर है। वहीं उप मंत्री क्या कहलाता है? उप मंत्री उन व्यक्तियों को बनाया जाता है जो अभी पॉलिटिक्स में नए नए हैं। ठीक, जो पॉलिटिक्स में अभी नए नए जुड़े हैं उनको उप मंत्री का पद दिया जाता है ताकि इनको एक्सपीरियंस मिले। यह कोई स्वतंत्र निकाय या स्वतंत्र मंत्रालय नहीं है, यह स्वतंत्र मंत्रालय नहीं है। ठीक, यह किसी मंत्रालय के अंडर में काम करता है। तो उप मंत्री कुछ लोगों को बनाया गया है जो मेन मंत्रालय हैं उनके अंडर में कार्य करेगा ताकि वो एक्सपीरियंस ले सकें और आगे बढ़ सकें। ठीक, तो ये तीनों को मैंने आपको बता दिया। कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, उप मंत्री, इन तीनों को मिला करके हम लोग मंत्रिपरिषद बोलते हैं और सिर्फ कैबिनेट मंत्रियों को मंत्रिमंडल कहते हैं। क्या इतनी बात क्लियर है? तो आप लोग ऐसे देख सकते हो
कि कैबिनेट मंत्री में प्राइम मिनिस्टर आ गए, प्राइम मिनिस्टर के बाद कैबिनेट मंत्री आ गए, कैबिनेट मंत्री आ गए। ठीक, इन दोनों को मिलाकर के क्या बन गया हमारा मंत्रिमंडल। ठीक है। और अगर हम लोग बात करते हैं प्राइम मिनिस्टर, उसके ऊपर कैबिनेट मंत्री, उसके ऊपर राज्य मंत्री और उसके ऊपर उप मंत्री, इन सभी को जोड़ करके क्या बन गया हमारा मंत्री परिषद। क्या इतनी बात क्लियर है? नोट डाउन कर सकते हो, स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक, यहां पे देखो, ये बड़ा निकाय है, यह लघु निकाय, छोटा निकाय है। इसमें 3 श्रेणियां हैं, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, उप मंत्री। ठीक, इसमें केवल कैबिनेट मंत्री शामिल है। ठीक है। उसके बाद यह सरकारी कार्य हेतु एक साथ बैठक नहीं कर सकता, सरकारी कार्य हेतु एक साथ कार्य नहीं करता है, और यह एक निकाय की तरह कार्य कर रहा है साथियों। ठीक, एक बार बैठक, हफ्ते में लगभग एक बार बैठक इनकी होती ही है। इसे शक्तियां प्राप्त हैं, परंतु कागजी तौर पर, रियल शक्तियां तो, वास्तविक शक्तियां तो इनको मंत्रिमंडल को, मंत्रिपरिषद की शक्तियां जो है मंत्रिमंडल को प्राप्त है। ठीक, इनके कार्यों का निर्धारण मंत्रिमंडल करती है। जो मंत्रिमंडल कार्य निर्धारित करती है वे सारे के सारे मंत्रिपरिषद के लोग करते हैं, मंत्रिपरिषद के मंत्रियां करते हैं। संवैधानिक निकाय है। ठीक, संविधान के अनुच्छेद 74 और संविधान के अनुच्छेद 75 में वर्णन किया गया है किसका? मंत्रिपरिषद का। हम लोग अभी पढ़ ही रहे हैं, मंत्रिपरिषद का गठन, मंत्रिपरिषद की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। किस अनुच्छेद के तहत? 74 और 75 के तहत। इसलिए ये संवैधानिक निकाय है और मंत्रिपरिषद जो है संविधान में दिया गया है। ठीक, यहाँ पे यह जो मूल संविधान था हमारा, जब संविधान बनकर तैयार हुआ था, उसमें मंत्रिमंडल का कहीं पे भी कोई जिक्र नहीं था। ठीक, बाद में इसे जोड़ा गया अनुच्छेद 352 में। कौन से संविधान संशोधन? 44 संविधान संशोधन। 44वें संविधान संशोधन 1978 में अनुच्छेद 352 में मंत्रिमंडल को जोड़ा गया। ठीक, इसे शामिल किया गया। यह मूल संविधान में शामिल नहीं था, मूल संविधान में शामिल नहीं था। क्या इतनी बात क्लियर है? तो ये हमारा डिफरेंस हो गया मंत्रिपरिषद और मंत्रिमंडल में। इतना मैं एक्सप्लेन इसीलिए कर रहा हूं कि कोई भी क्वेश्चन बनेगा एमसीक्यू तो आप लोग घूमोगे नहीं, आप लोग इजीली समझ के उसे सॉल्व कर पाओगे। क्या इतनी बात क्लियर है? बाकी चीजें जो भी डाउट इसमें होगा, इस पूरे चैप्टर में, पूरी पॉलिटी में, आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। ठीक, और इसका स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट। ठीक है, तो आज के सेशन में हम लोग यहीं तक रखते हैं, है ना। अगला जो टॉपिक आएगा वो आएगा भारत का न्यायवादी, महान्यायवादी, अटॉर्नी जनरल। ठीक, एक ही वह मेन अंग बचा हुआ है कार्यपालिका का। उसके बाद हमारी कार्यपालिका लगभग खत्म हो जाएगी। उसके बाद हम लोग विधायिका स्टार्ट करेंगे, जिसमें संसद हम लोग बात करेंगे, लोकसभा राज्यसभा को बढ़िया विस्तार से समझेंगे। ठीक, तो आप लोग यहाँ पे श्री राम एकेडमी में जुड़ जाइए। ठीक, हमारा टेलीग्राम ग्रुप है और आप लोग यहाँ पे क्विज लगा सकते हो। ठीक, तो आप लोग अपना ख्याल रखिए, खूब पढ़ाई करिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और प्यार बनाए रखिए। धन्यवाद।